जी अच्छा, अब हमारे पास चैप्टर 20 है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपने याद रखना है कि जब स्ट्रैटेजिक का वर्ड आता है ना, तो इसका ताल्लुक होता है फ्यूचर के साथ। यानी कि अगर आप थोड़ी बहुत अगर क्रिकेट भी देखते हैं, तो ये जो लीग्स होती हैं T20 की, जैसे PSL, चलो वो तो कोई ना कोई गुजरते देख ही लेता है। तो उसमें ना एक ब्रेक होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ये आपको पता है किसी को? नहीं? अच्छा चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है ना, वो उसमें क्या करते हैं कि वो उसमें ब्रेक तो करते हैं, और नाम इसलिए रखा है कि आप आगे का प्लान कर सकते हैं कि भाई आगे हमने अगर स्कोर करना है तो कैसे करना है, या अगर स्कोर रोकना है तो कैसे रोकना है। तो आप प्लान आउट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिटरमिन करती है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर के बारे में फोरसी नहीं कर रहे, उसके बारे में नहीं सोच रहे, उसके बारे में प्लान नहीं कर रहे, तो अगर आप अभी कामयाब भी हैं ना, तो इन द फ्यूचर यू माइट नॉट रिमेन सक्सेसफुल एट ऑल। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका टाइम भी बहुत इन्वॉल्व होता है, आपकी जो फाइनेंस है वो भी बहुत इन्वॉल्व होता है। फिर और चूंकि इसमें प्लानिंग, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना, आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब वंस यू हैव प्लान्ड इट, और आपने इतने रिसोर्सेज, फाइनेंस इन्वेस्ट कर लिया है, टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, रिसोर्सेज भी, फाइनेंस भी, टाइम भी, कि अब वो वापस होना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो बहुत सोच समझकर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें ऑब्वियसली बात है टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो वो फिर आप इसको डिसाइड करते हैं, और वो आप अगर सही से आपने प्लान किया हुआ है, तो आगे बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी जो है वो सक्सेसफुल रहती है। अगर वो अभी सक्सेसफुल है, आगे भी रहेगी। अभी नहीं है, तब भी आगे रह सकती है। लेकिन अगर आप ये नहीं प्लान कर रहे, तो फिर आपकी ये मिसालें भरी पड़ी हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताई हुई हैं, कि आप अगर नहीं प्लान कर रहे फ्यूचर का, तो डजेंट मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर एट प्रेजेंट, यू माइट नॉट रिमेन सक्सेसफुल इन द फ्यूचर एट ऑल। बहुत सी एग्जांपल है, नोकिया को ले लो आप, बहुत मशहूर था, आगे जाके फारग हो गया। आप जीमेल को देखो, बहुत बाद में आया। हॉटमेल बहुत पहले था, हॉटमेल बल्कि स्टार्ट में हॉटमेल ही होता था, वो भी पीछे रह गया। वही ना कि उन्होंने स्ट्रेटजी मैनेजमेंट पे जोर नहीं दिया। ओके, जस्ट अ मिनट। जी, तो मैंने ये एग्जांपल बहुत सी आपको दी भी। तो कोडैक एक कैमरा होता था पोलराइड, वो उन्होंने भी जो है वो प्लान नहीं किया, वो पीछे रह गए। वो कैनन वगैरह जो दूसरे ब्रांड थे, डिजिटल कैमराज, वो आगे निकल गए। ये हमने पहले भी बात की हुई है। जिस तरह जीमेल है, तो आजकल जीमेल ही चलता है। जीमेल ने गूगल को एक्सेप्ट किया, उन्होंने प्लान किया कि आगे हमने कैसे चलना है। तो वो अब जीमेल जीमेल चलता है हर जगह, गूगल के साथ वही लिंक्ड है, आपको पता ही है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दें, उसके बाद वो खुद ही याद रख लेते हैं। तो वो हॉटमेल कहीं का पीछे रह गया जो स्टार्ट किया था जिसने। तो इसी तरह कोडैक भी बहुत मशहूर था कैमरा, लेकिन वो फिल्म वाला कैमरा था पोलराइड, वो भी पीछे रह गया, वो डिजिटल कैमरा की तरफ नहीं आया। नोकिया को ले लो, वो भी मशहूर था, लेकिन ऑब्वियस बात है नोकिया भी उस तरह उतनी तेज़ी से एंड्रॉयड की तरफ नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आप अगर लॉन्ग टर्म को नहीं देख रहे, कि लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाह रहे हैं, ये व्हाट आर द लॉन्ग टर्म चेंजेस विच आर हैपनिंग और विच आर गोइंग टू हैपन, आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे, तो आप आगे जाके आप एक फेल्ड बिजनेस के तौर पर सामने आएंगे। तो और आपको पता, नोकिया को तो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने फिर टेक ओवर भी कर लिया था, तो वो कहीं का नहीं रहा फिर। तो और भी बेतहाशा मसाले हैं हमारे। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया, तो ये जो है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अच्छा, खास तौर पर बड़े बिजनेसेस और जो स्टैब्लिश बिजनेसेस हैं उनके लिए। आपने एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, और आपने सारी जिंदगी वो दुकान ही चलानी है, और आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर तो वही रहने हैं। उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो ये है कि व्हेन यू आर इन अ मार्केट वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ competitors देयर, ठीक है, विच आर इक्वली गुड, और अब आपकी रेस लगी हुई है कि हम एक्सपैंड करें ज़्यादा, या वो करें, सैमसंग और एप्पल को ले लें, तो दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, आपको पता है। ऑल दो थोड़ा आईफोन का चलें, कह सकते हैं कि ज़रा ब्रांड जो की वैल्यू है वो ज़रा ऊपर है सैमसंग से, लेकिन स्टिल वो मार्केट में जो है वो दोनों compete कर रहे होते हैं। तो वहां पर फिर आपको ये है कि अगर आप स्टैग्नेंट हो गए, आपने कहा बस जी हमने तो इतनी ही रहना है, तो फिर वो खा जाएगा आपको, कंपटीटर या दूसरे, क्योंकि आपका तो कंपटीशन वर्ल्ड ओवर हो रहा है, वहां पर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के बगैर गुजारा ही नहीं है।
आपका, आपको कॉन्टिन्यूसली चेंजेस लेकर आनी ही है। आप गाड़ियों को ले लो, गाड़ियाँ किस तरह से आपको पता है वो चेंज हो रही हैं, आ रही है, पाकिस्तान में भी आप देख लो किस तरह इंप्रूवमेंट आती जा रही है। ज़रूरी है भाई, नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। आपका जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, आप टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप प्लान नहीं कर रहे, तो यू विल बी नो वेयर इन द फ्यूचर। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, तो आइडिया तो आपको दे दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो आपने मैनेज क्या करना है, आपने प्लानिंग मैनेज करनी है लॉन्ग टर्म इनटू द फ्यूचर की, उसको मैनेज करना है। अच्छा, अब उसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले देख लें। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात हम कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी एक्चुअली वो वे होता है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, जो आपने प्लान आउट किए हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब आपने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अगर है आपकी और आपने उसमें कोई गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो उसको अचीव कैसे करना है। तो अचीव करने के लिए जो भी आप एक्शन लेंगे, वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहलाएगी ओवरऑल। टैक्टिक क्या है, टैक्टिक जो है ना, अगर हम इसी स्ट्रेटजी को तोड़ दें, इफ वी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो ईच पार्ट जो है ना इज कॉल्ड अ टैक्टिक। बट इफ वी ऐड देम टुगेदर और वी एक्चुअली डिस्कस ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो उसको स्ट्रेटजी बोलेंगे। तो और ये ज़रूरी होता है क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो ओवरऑल होती है ना, उसमें हर डिपार्टमेंट को और हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को हु इज़ वर्किंग देयर, उसको कैसे क्लियर होगा व्हाट इज हिज और हर गोल टूवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट, या टूवर्ड्स दैट स्ट्रेटजी। तो इसलिए आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्मॉल पार्ट्स में, और फिर आप, और उसको हम टैक्टिक बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म है। तो आज आप क्या करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में कामयाब हो सकेंगे, या उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकेंगे जो आपने बनाई हुई है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी टैक्टिक है। अच्छा, और वो क्या करते हैं, अगर आप किसी टैक्टिक को सक्सेसफुली अचीव करते हैं, या आपकी कोई टैक्टिक बहुत इफेक्टिव हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के एक पार्ट को अचीव करेगी, एक पार्ट को कवर करेगी, कंप्लीट करेगी। वो कभी भी पूरी स्ट्रेटजी को कवर नहीं करती। तो वो टैक्टिक्स डिफरेंट हो सकती हैं आपकी, तो वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर पार्ट जो स्ट्रेटजी का है, वो उसको कवर कर रही होगी। और वो कौन कवर कर रहा होगा, ऑब्वियसली सर्टन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। और वो एम्प्लॉयज किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे होंगे। अच्छा, तो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये तो दोनों चीज़ें, स्ट्रेटजी और टैक्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, साइड बाई साइड चलेंगे ये दोनों। और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया पहले, रोल ऑफ मैनेजमेंट व्हेन लॉन्ग टर्म गोल्स आर, ये पहले तो सेट किए जाते हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। ठीक है। अच्छा, अब ये बात जरा समझ लेंगे कि क्रॉस फंक्शनल डिसीजन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट नोज नो बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक बिजनेस में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो ऑल्दो दे वर्क इंडिपेंडेंटली, अपना काम कर रहे हैं, वो उनका एक रोल है जो कर रहे हैं। फाइनेंस वालों का अपना रोल है, एचआर का अपना है, फाइनेंस का अपना, ऑपरेशंस का अपना है, मार्केटिंग अपना है। ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है। और जो भी आप गोल सेटिंग करते हैं, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को मिल के बैठना है, क्योंकि जब आपको टारगेट सेट कर रहे हैं, तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स की इनपुट चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप प्लान कर रहे हैं कि हम मूव ऑन कर रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि हम मूव ऑन कर रहे हैं एक नई कंट्री में। ठीक है। या हम एक नए टारगेट मार्केट में जाना चाह रहे हैं, मतलब एक नया प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं जिससे जो हमने इससे पहले नहीं बनाया। ठीक है। तो अब उसमें आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की इनपुट चाहिए कि क्या आपके पास, कंपनी के पास इतना पैसा है। आपको एचआर डिपार्टमेंट की इनपुट चाहिए, क्या उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं, या ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं। आप चले जाएं और बाद में जो प्रोडक्ट आपने बनानी है वो उस लेवल के वर्कर्स ही आपके पास ना हो। क्या ऑपरेशन डिपार्टमेंट के पास वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी वो है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप एक, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये कोई एक डिपार्टमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट अकेले बैठ के एक रूम के अंदर ये नहीं कर सकते। तो यहाँ जो ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, इम्प्लीमेंटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस, इसका मतलब यही है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, और ये कट क्रॉस करेगा थ्रू आउट द डिपार्टमेंट्स। तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि इट नोज नो बाउंड्रीज, तो इसमें कोई फाइनेंस, कोई एचआर, कोई मार्केटिंग नहीं है। जब बैठ गए इकट्ठे, तो नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, एंड ऑल विल क्या पार्टिसिपेट एज अ टीम टुगेदर। ये है मतलब इसका
कि क्रॉस फंक्शनल डिसीजन जो आप ले रहे हैं, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने डिसीजन ले रहा होता है अलग से इंडिपेंडेंटली। उसका अमल दखल नहीं है किसी का कि उसने फाइनेंस को कम से कम इस्तेमाल करना है, बचाना है जितना बच सकता है। एचआर ने इसी तरह वर्कर्स को यूज़ करना है, लेकिन उसमें भी कॉस्ट कटिंग करनी है कि आपकी वेज ज़्यादा ना इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन वर्कर भी सूटेबल हो। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये इसमें आपने इतना तो पढ़ा हुआ है। तो क्रॉस फंक्शनल, ये तो ये दो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करनी है आपने, मान लिया, और उसमें क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो गोल सेटिंग में भी सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, तभी तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्रॉस फंक्शनल डिसीजन, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्या एनेबल करता है? टू रीच द गोल्स, ताकि आप वो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद दोज बिजनेस डिसीजंस विच इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये मैं बता चुका हूँ। जो जिसमें क्या है, तीन चीजें इन्वॉल्व हैं: रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, फाइनेंसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट, और टाइम। और ये इनका रिवर्सेबल होना पॉसिबल नहीं है, रिवर्स नहीं होते। और इसलिए इसमें आपको हाई लेवल ऑफ स्किल और एक्सपर्ट लोग चाहिए सारे डिपार्टमेंट से। So such decisions involve all functional departments of the business and are also called cross functional decisions। बार ये मैं बता चुका हूँ आपको बात। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। खास तौर पर अब्दुल रहमान, क्यों अब्दुल रहमान, आपको क्लियर है ये? जी सर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, फिर की स्टेजेस आ गई हैं आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि इसमें क्या क्या होती हैं, आपको क्या क्या करना है। पहले, असेसिंग द करंट पोजीशन इन रिलेशन टू कंपटीशन, मार्केट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब आप ये याद रखें कि आपने गोल सेटिंग करनी है। ठीक है, आपका गोल है, तो गोल तो तब बनाएंगे ना जब आपको ये पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। जैसे मैंने ना पहले भी एग्जांपल दी हुई है, दोबारा से दे रहा हूँ कि ये असेसिंग करंट पोजीशन क्या होता है। जैसे ना, आपने किसी के घर जाना है और पहली दफा आप जा रहे हो, और आपको रास्ता पता था, बीच में आके भूल गए। आपने गूगल मैप लगाया, वो पागल हो गया गूगल मैप, आपको पता है करीब जाके वो पागल ही हो जाता है, कभी दाएं बाएं इधर उधर लेके जा रहा है। आप फंस गए, आपने फोन फोन किया अपने रिलेटिव को, दोस्त को, यार ये मैं फंस गया हूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। तो उसका सवाल पहला क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था ये। उसका क्या सवाल होगा, बताएं, बता। सर वो पूछ रहा था कहाँ पे हो। हाँ जी, वो पूछेगा भाई कहाँ पे हो। इसका मतलब है ये है असेसिंग द करंट पोजीशन, आप अभी कहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तभी वो आपको अब वो आपको स्ट्रेटजी बताएगा ना कि आपको आपको किस तरह से घर पहुंचना है, वो भी कम से कम टाइम में, जल्दी से जल्दी। अच्छा, तो फिर वो दूसरा एक सवाल सवाल भी पूछेगा आपसे, वो है भाई किस चीज़ पे हो। आप बताएंगे मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ, तो फिर वो बताएगा भी ना कि यार मोटरसाइकिल पे अगर हो तो फिर तो आप यहाँ से आ जाओ, रश होता है लेकिन आप निकल जाओगे। यार गाड़ी भी हो तो इस जगह से, रूट से नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होता है, आप फंस जाओगे, लंबा टाइम बड़ा लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी क्या है, तो गोल को अचीव करने के लिए आपको पहले असेस करना है अपनी करंट पोजीशन, और आगे जो लिखा है ना, इन रिलेशन टू कंपटीशन, मार्केट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट वो है विच इज़ नॉट द इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो इसी तरह जो एग्जांपल मैंने दी है, उसने कहा यार 8 बजे का टाइम है, 8 से 9 ट्रैफिक, 8 से 10 तक ट्रैफिक बहुत होता है, तो आप जो है ना वो इस रास्ते से ना हो, या मोटरसाइकिल पे है तो ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस ने पहले अपनी कंडीशन को असेस करना है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, फिर ही आप गोल सेट करेंगे ना। आप गोल सेट कर रहे हैं, आपकी पोजीशन है नहीं, आपके पास फाइनेंस है नहीं, आपके पास स्किल्ड लेबर है नहीं, तो फिर कैसे आप वो गोल सेट कर सकते हैं? तो गोल तो रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक नहीं है तो फिर आपको गोल सेट करने का फायदा क्या, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो कंपटीशन, मार्केट, ठीक है, ये मार्केट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बहरहाल सब कुछ एनवायरनमेंट में ही आता है कि आपको वो देख कर डिसाइड करना है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, आप कंपटीशन कितना है मार्केट में। ऑब्वियसली बात है, कस्टमर भी आ रहे हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट, वो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, कम्युनिटी भी आ जाती है। तो गोल सेटिंग करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी पोजीशन, और जो एनवायरनमेंट जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं, जिस रीजन में या कंट्री में आप मौजूद हैं, वो भी देखना है आपने कि क्या ये गोल अचीवेबल है कि नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है। जब आपने वो सर्च कर लिया, तो तब आपके लिए आसान है कि आप कंपनी का मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ये हमने एएस में पढ़ा हुआ है ये, कि कंपनी अपना मिशन सेट करती है कि हमने अभी करंटली क्या करना है, विजन फ्यूचर में क्या करना है। मतलब आपको फ्यूचर में जाने के लिए पहले अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो मिशन करंटली क्या करना चाहे, हम कहेंगे करेंगे,
वीएन फ्यूचर में क्या करेंगे, और उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे। क्योंकि याद रखना है, मिशन और वीएन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अचीवेबल नहीं होती, हमने एएस में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये आपको डायरेक्शन जरूर देती हैं, और इस बेस पे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। वो ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, सर्वाइवल है, जो भी आप रख रहे हैं, वो मिशन और वीएन की बेस पे। तो क्या करना है अभी, फ्यूचर में क्या करना है, उसके बेसिस पे आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, और आपने ये देख ही लिया एनवायरनमेंट क्या है, और आपकी अपनी करंट पोजीशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जो रियलिस्टिक होंगे। और इसके लिए हमने पढ़ा भी हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट, एएस के अंदर ना, कि स्मार्ट में जारी बात है, हमने पढ़ा था कि स्मार्ट जो है ना वो हमें हर जो लेटर है वो एक टर्म के बारे में बता रहा है। तो स्मार्ट का मतलब ये स्पेसिफिक होता है, एम का मतलब ये मेजरेबल होता है, और ए का मतलब ये अचीवेबल होता है, आर का मतलब रियलिस्टिक, और टी का मतलब जो है वो टाइम, या कि ये एक सर्टन टाइम के अंदर अचीव करना होता है। ये थोड़ी है कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दिया और कभी भी अचीव कर लो, कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना। अच्छा, वो उसके बाद आपने ये एलिमेंट्स हैं, इसके बगैर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी किसी काम की नहीं है। अच्छा, टेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये वही टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब आपने वही क्रॉस फंक्शनल डिसीजन जो मैंने कहा था, सारे डिपार्टमेंट मिलकर बैठेंगे और आप इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब डिसीजन लेंगे। अच्छा, फिर इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब वही सारे डिपार्टमेंट मिलके ये तय करेंगे हम आपस में किस तरह से एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होंगे। ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू पुट डिसीजन इनटू फैक्ट। फिर आपने रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर दिया और एक्चुअली आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एवेल्यूएट करेंगे कि क्या आपने ओवरऑल जो टारगेट सेट किया था, क्या आपने वो अचीव कर लिया या उसके क्लोज गए। तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे, अगर तो अचीव कर लिया फाइन, फिर आपको नया गोल सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं अचीव हुआ तो आप देखेंगे लूप होल्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, उनको रेक्टिफाई करने के बाद आप दोबारा से गोल सेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना वो की स्टेजेस हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं। अच्छा, अब वो फैक्टर जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो ओवरऑल, मतलब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें ओवरऑल स्ट्रेटजी आएगी ना आपकी, कि आपने कैसे गोल सेटिंग करनी है। वो सॉरी, कैसे गोल सेटिंग जो आपने की है उसको अचीव कैसे करना है। तो लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे। ठीक है ना, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब वो रिसोर्सेज में फाइनेंस भी आ रहा है, आपका जो लेबर है वो भी आ रही है, जो कैपिटल है वो भी आ रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रिक्वायर द यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज नीड टू बी वेड अप बिफोर फॉर्म्युलेटिंग अ स्ट्रेटजी। तो आपको स्ट्रेटजी बनाने से पहले देखने क्या ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिया। अदर स्ट्रेंथ भी देखनी है अपने बिजनेस की, कि बिजनेस की अदर स्ट्रेंथ क्या है। आप अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अदर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में क्या आ सकता है, अदर स्ट्रेंथ में आ सकता है जैसे बिजनेस का ब्रांड इमेज है, बिजनेस की जो एक लार्जर कस्टमर बेस है, या कस्टमर लॉयल है आपके साथ, वो भी हो सकता है। या कस्टमर जो है वो कॉस्ट कटिंग में बहुत अच्छा है, यानी कि कस्टमर कॉस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है। तो वो भी, तो अ स्ट्रेटजी दैट मेक्स द बिजनेस अवे फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ विल नॉट बी इफेक्टिव। मतलब एग्जांपल ये है, मैं पहले भी एग्जांपल दी हुई, कि आईफोन की स्ट्रेंथ क्या है। आईफोन की स्ट्रेंथ है उसका ब्रांड इमेज, यानी कि आपको लग रहा होगा नहीं सर उसकी क्वालिटी है, ये है वो है, उसका आईओएस है, एक्चुअली बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। एप्पल की और उसकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था कि वट एवर एप्लीकेशन विच आर पार्ट ऑफ वो आईओएस, हम उसमें से 5% भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वो जिसकी वजह से मशहूर है वो ये वजह नहीं, वो है, पहले भी बताया था, द स्टेटस इट गिव्स यू, जिसकी वजह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एप्पल जो है उन्होंने कुछ कई साल पहले ना एक मॉडल निकाला था 5C। मैंने पहले भी बताया था। और आपको पता है 5C में क्या था ऐसा जो डिफरेंट था बाकी आईफोन से, किसी को याद है, या पढ़ा हो। नहीं पढ़ा, चलो कोई बात, गूगल कर लीजिएगा बाद में। 5C मॉडल निकाला था और वो था मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और आपको पता है कि आईफोन जो है वो प्लास्टिक यानी वो ग्लास का होता है, हैवी होता है। तो वो जो 5C मॉडल निकाला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना, सैमसंग चूंकि आपको पता है कि हर तरह के मोबाइल निकालता है, वो सिंपल सादा बटनों वाले मोबाइल भी निकालता है। तो थोड़े चीपर मोबाइल उनकी ए सीरीज अलहदा है, एस सीरीज अलहदा है, नोट सीरीज अलहदा है, फिर इस तरह ऊपर भी वो जाते हैं, हाई एंड मार्केट में भी जाते हैं वो। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा यार सैमसंग हमें टफ टाइम देता है, तो हम ज़रा थोड़ा जो लोअर एंड मार्केट है वहाँ पे भी जाते हैं। इन्होंने 5C निकाल दिया, प्लास्टिक का था, लाइट वेट था, और कीमत भी कम थी।
ठीक है। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया, चलाया, लेकिन फौरन ही रियलाइज कर लिया कि ये हमारी स्ट्रेंथ से हमें अवे लेके जा रहा है। क्यों? लोग कह रहे हैं, अच्छा ये आईफोन प्लास्टिक का भी निकला है, सस्ता, मतलब इन्होंने क्वालिटी गिरा दी है। भाई उनका तो इमेज ही यही है कि बड़ा हाई क्वालिटी आईफोन है और चलता है, और ये वो इमेज। तो वो आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया जो आपको आपकी स्ट्रेंथ से अवे लेके जा रहा है। तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको अच्छी बात यह है कि जल्दी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, रियलाइज कर लिया। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ दूसरी भी देखी, खाली ये नहीं देखना कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास लेबर है, ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल कर, हमारे पास कैपिटल है, बना लेंगे। आपने दूसरी स्ट्रेंथ भी देखनी है, जैसे इमेज आ रहा है आपका, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। तो वो उन्होंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया, और वो स्टिल उनका इमेज जो है ना, वो उतना उस पर इम्पैक्ट नहीं आया। वरना अगर वो उसको चला के रखते तो काम खराब हो जाना था उनका। एनीवे, अच्छा, तो लेकिन ये मुमकिन है, आपने कोई एक नया फ़ोन निकाला और वापस अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और मैंने कहा है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती है, तो फिर रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अर्ली डिटेक्शन कर ली है, फाइन, समझ आती है। अभी जो 5C की बात कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च तो थी नहीं, आपने सिर्फ लोअर एंड मार्केट में ही जाना था। तो उनके लिए मुमकिन था रिवर्स करना, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपके लिए ये काम मुमकिन नहीं होता। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो जो इन्होंने डिसीजन लिया वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन आपको बताया है कि इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अवे जा रहे हैं अपने ब्रांड इमेज की। तो वो तो चले गए वापस, ठीक है, मान लिया। इस तरह जो है वो, तो उसमें आप ये करते हैं कि आप पहले ना इसको फुल लॉन्च नहीं करते आप। तो पहले आप देखते हैं एक छोटे एरिया में। मैंने एक और भी एग्जांपल दी हुई है आपको, कि वो पेप्सी वालों ने भी लॉन्च किया था कोई 2002 से 2004 तक में ना, ब्लू पेप्सी के नाम से, कलर भी ब्लू था उसका। तो उन्होंने जल्दी रियलाइज कर लिया कि लोग जो है वो, पेप्सी इज नोन बाय इट्स ब्लैक कलर। वो भी जल्दी रियलाइज करके उन्होंने लॉन्च थोड़ा किया, और उसके बाद उसको उन्होंने, लेकिन ज़्यादा फार्मूला वगैरह तो वही था उनका। तो वो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी फाइनेंस में, वो भी रिवर्सिबल था और जल्दी कर लिया उन्होंने। और बड़ी फर्म कर पाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आप ऐसी किसी मार्केट में ना चले जाएं जो आपको, माना कि उस मार्केट में शायद आपकी सेल्स, आपको ये आइडिया हो कि यार सेल्स बढ़ेगी, यार इसका ट्रेंड है, यार इसकी डिमांड बढ़ रही है। मान लिया भाई डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आपने ये नहीं कर रहा कि आपका जो पहले से इमेज बना हुआ है इतने सालों से, वो आपका जो है ना अफेक्ट हो जाए। अच्छा, फिर कंपैरेटिव एनवायरनमेंट की हम बात कर लेते हैं। ये भी आपको देखना है, ठीक है, कि आप जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं वहाँ कंपटीशन कितना है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा, अब क्योंकि वो बैकफायर भी कर सकती है। क्यों? आपको स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपने देखा नहीं, आपसे पहले कंपाइटर लेकर आ गया वो, तो आपका तो अब कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है। तो और कंपाइटर की मूव्स देखनी है आपने पहले, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसको देखा देखी, फिर आप जो है ना वो प्लान करते हैं। और खास तौर पे कौन से वो कंपाइटर जो बहुत ही ज़्यादा नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं आपके, क्लोज कंपाइटर्स हैं आपके, और लोग ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करते दोनों में। तो वो भी कंसिडर करना है, खाली अपना सोचकर हमने आइडिया जनरेट कर लिया अब हम ये करेंगे। कंपाइटर को देखना वो क्या कर रहा है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, वो भी कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या स्ट्रेटजी बनाते हुए। तब तो ऑब्जेक्टिव ही देखना है ना। ऑब्जेक्टिव है नहीं आपका, तो स्ट्रेटजी क्या बनानी है आपने। स्ट्रेटजी तो होती ही है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपका है कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर रिटर्न, मतलब शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना है, यानी कि उनको डिविडेंड प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा देना है, ठीक है, तो इन द शॉर्ट रन, तो फिर उसमें आपकी स्ट्रेटजी एक्सपेंशन की तो नहीं हो सकती, है ना। आप एक्सपैंड करेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम होगा। तो ऑब्जेक्टिव को आपने देखना है कि वो क्या है। अदरवाइज आप उधर अपना गोल सेट कर रहे हैं, उधर शेयर होल्डर जो है वो, शेयर होल्डर जो है वो नाराज हो रहे हैं, तो आपकी बात तो नहीं बनेगी। वो मेजर आपके इन्वेस्टर हैं, पैसा उनके उनका ही आ रहा है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड टेक्निकल डिसीजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जल्दी से एक नज़र मार लें इस पे। लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म, क्रॉस फंक्शनल वर्सेज लिमिटेड टू वन डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफिकल्ट टू रिवर्स,
एज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम मनी एंड रिसोर्सेज वर्सेज रिवर्सिबल। टैक्टिकल जो है वो रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं। टैक्टिक जिस तरह मैंने आपको बताया था, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व have an impact on profit big time versus some cost involved taken by directors versus taken by less senior managers often delegated। मतलब वो, क्योंकि जो टेक्निकल डिसीजन होते हैं ना वो रूटीन नेचर के होते हैं, तो इसलिए उनको आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी पावर दे सकते हैं कि डिसीजन आप ले लें। वो तकरीबन, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं ना, ये वंस इन ए ब्लू मून होते हैं, कई सालों में एक दफ़ा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और इसमें आपको वो बंदे चाहिए जिनका एक्सपीरियंस हो, उन्होंने देखा हो ऐसे होते हुए। जैसे कि आप टेक ओवर कर रहे हैं किसी बिजनेस को, तो टेक ओवर रोज रोज थोड़ी होता है। तो आपको सीनियर मैनेजर मैनेजमेंट चाहिए, क्यों? उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर में देखा होगा टेक ओवर कहीं ना कहीं, तो वो इनपुट अच्छे दे सकते हैं। वो वर्कर जिनको अभी टाइम ही इतना नहीं हुआ, जान के स्किल लेवल ही इतना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने क्या इनपुट देनी है, जिनको पता ही नहीं है टेक ओवर होता कैसे है, या क्या करती है उसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दी है कि मार्केट डेवलपमेंट, आप नई मार्केट में जा रहे हैं, तो नई मार्केट में अगर जा रहे हैं, तो ये तो भाई आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। नई मार्केट में कंप्लीटली अनसर्टनटी है, आपको बिल्कुल लोग नहीं जानते, आपके कोई कस्टमर बेस नहीं बनी हुई। और दूसरा, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन वो आसान है। आप पहले मार्केट में मौजूद हैं, तो आप गाड़ी का नया मॉडल निकाल लेंगे, तो लोग तो पहले आपको जानते हैं। किया वाले नया मॉडल ले आए आपके, या 200 वाले नया मॉडल ले आए, तो उसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग पहले जानते हैं। तो ये मोर ऑफ अ टेक्टिकल डिसीजन है, जिसमें रिस्क भी कम है। और जो मार्केट डेवलपमेंट है ये रिस्क की ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना है, और रिसोर्सेज वगैरह भी आपको ज़्यादा लगाने हैं। फाइनेंस भी और लेबर भी, लेबर को शायद आपको ट्रेन भी करना पड़े, उस नई मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो मैं ख्याल है इसमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है अभी यहाँ तक आपको। ठीक है, और अगर हम हिराकी जो है ना, हिराकी बोलते हैं टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन को, तो स्ट्रेटजी भी इसी तरह जो है ना वो उसको डिवाइड किया गया कि सबसे ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आती है ओवरऑल। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अब ओवरऑल स्ट्रेटजी में वर्कर को क्या पता है उसने क्या करना है। अब एक बिजनेस है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिवाइड करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी में, और उसके लिए टर्म एक इस्तेमाल हो रही है SBU। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आपका एक बिजनेस की ब्रांच है जो एक रीजन में चल रही है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, तो वो अपने डिसीजन लेगी अपने हिसाब से। वो प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकती है, जैसे पेप्सी है, तो पेप्सी वाले जो हैं वो अगर सॉफ्ट ड्रिंक उनकी है, तो उसके लिए एक यूनिट अलग है। अगर वो लेज बनाते हैं, तो उसके लिए यूनिट अलग उन्होंने बनाया हुआ है। या जो दूसरे आपके स्नैक्स वगैरह हैं, पेप्सी वाले और भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनके SBUs अलग होंगे, उनसे रिलेटेड डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो उनको ये पता होगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो ओवरऑल बना दी कि आपने पेप्सी कंपनी को ऊपर लेके जाना है या बढ़ाना है, करना है, लेकिन हर SBU को पता होगा कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या करेंगे। तो आपको इसलिए डिवाइड करने की जरूरत है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को बिजनेस में स्ट्रेटजी में। और बिजनेस स्ट्रेटजी से फिर आप, जो कि हर बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन, HR, तो फर्दर इसको डिवाइड करके अब हर डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, हर बिजनेस के अंदर, हर SBU के अंदर, कि हमारा क्या रोल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता चलेगा हमने क्या करना है इसमें, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। HR को पता चलेगा हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह फाइनेंस वालों को। तो इससे क्लियर हो जाएगा हर एक को, हर बंदे को भी, कि हमें क्या करना है टू मेक द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सक्सेसफुल, और ताकि आप अपने कॉर्पोरेट गोल को अचीव कर सकें। अच्छा, और सारी जो फंक्शन स्ट्रेटजीज है ना, ये बिजनेस स्ट्रेटजी बनाती है, मैंने नोट लिखा है, और बिजनेस स्ट्रेटजी बनाती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है जी। अच्छा, अभी क्लास हो चुके, सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो अभी हम 5-7 मिनट में दोबारा शुरू करते हैं, तो दोबारा यहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक भेज दूंगा। खुदा हाफिज़।